तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आज थर्ड नंबर का है। इससे पहले हमने इसके 2 पेपर सॉल्व कर लिए। जिन भी साथियों ने अभी तक वो 2 पेपर नहीं देखे हैं वो अवश्य उन 2 पेपर्स को देख लें। आपकी मैथ्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 4x² + 7x - 21 के मूलों का योग क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलता है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक और कल या परसों वाली जो क्लास थी, हमने दोनों क्लासेस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए। देखिए भाई, मूलों का योग क्या होता है। मूल क्या है, एक तो अल्फा होता है और एक बीटा होता है। अल्फा और बीटा का योग होता है -b/a। अगर मूलों का गुणनफल पूछ ले तो अल्फा और बीटा का गुणनफल होगा c/a। ठीक है, क्या होगा, c/a होगा। अब देखिए अल्फा और यहाँ पे क्या पूछा आपको, मूलों का योग पूछा है। मूलों का योग क्या होगा, 7, ये a है, ये b है, c है। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है भाई, एक बार देख लो आप। 7x² + bx - c, ये होती है एक समीकरण। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में अपना ये जमा हुआ है ये। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 यानी कि माइनस का साइन तो रहेगा, 7/4। ये तो हो गया मूलों का योग। इसका आंसर तो आपको -7/4 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए अगर कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल क्या होगा, c/a। c क्या है, -21 अपॉन a क्या है, 4। तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा -21/4। ठीक है, ये आपसे इसमें पूछा नहीं है, हालांकि कभी पूछ भी ले तो ये आंसर आपका गुणनफल का हो जाएगा और ये आपका योग का आंसर है ये। ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अधिकतर मिलेंगे। तो सभी जो साथी हैं जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो इनको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 6 गुना थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना होगी। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। देखिए भाई, पिता की आयु हम यहाँ पे x मान लेते हैं और पुत्री की हम मान लेते हैं y। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व यानी कि x - 6 और y - 6। पुत्री की आयु की 6 गुनी, तो पुत्री की आयु 6 गुनी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा, x - 6 बराबर 6y - 36। ठीक है, y इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। तो x - 6y यानी कि 6y बराबर -30। ठीक है, इसको एक समीकरण लिख देते हैं। अगला बोल रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। 3 वर्ष बाद क्या होगा, x + 3 और y + 3, इसकी ये 3 गुनी हो गई, बराबर है। तो x + 3 3y + 9, x - 3y बराबर 6। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को एक जगह लिख देते हैं। x - 6y बराबर -30, ये पहला समीकरण था। यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, माइनस ये प्लस, कितना बच गया, 3y किसके बराबर है, ये 30 और 36 की। तो y बराबर क्या आ गया आपके, 12 आ गया। और आपसे पूछा हुआ भी क्या है, पुत्री की आयु पूछिए वर्तमान, तो पुत्री की आयु क्या हो गई, 12 वर्ष हो गई। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। वैसे क्वेश्चन ईजी है, ये 2 इक्वेशन बनानी थी आपको और आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, 2 अंकों वाली ऐसी संख्या क्या है जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य नहीं है। 2 और 4 से विभाज्य होने के लिए इकाई का अंक, इकाई के 2 अंक मतलब संख्या के 2 अंक जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए। ये 4 से डिवाइड है, ये नहीं है, ये है, ये भी है। तो यही हो जाएगा क्या, विभाज्य नहीं है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। ये डिवीजन वाले रूल याद है आपको, ध्यान है
कि भाई 4 से डिवीजन करने के लिए जो इकाई और दहाई का जो अंक होता है वो 4 से डिवाइड है यानी 4 से भाग जाता है, तो पूरी संख्या 4 से भाग जाएगी। ठीक है। 8 से क्या होता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि 3 अंक 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। ठीक है। तो इसमें तो हमसे 4 से पूछा है, जो संख्या 4 से डिवाइड है तो 2 से तो ऑब्वियसली डिवाइड है ही है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विभाज्य नहीं है, 22 हो जाएगा। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि द्विघात समीकरण 5x² प्लस bx प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग 9 है तो b का मान क्या होगा। अभी हमने पहला प्रश्न किया था, मूलों का योग क्या होता है, -b/a। ये कितना दिया हुआ है आपको, 9 दिया हुआ है। ठीक है। तो -b/a कितना दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है, 9। तो -b बराबर क्या हो गया, 45 हो गया। आपसे क्या पूछा है ये जरूर देखिएगा, b पूछा है, -b नहीं पूछा है। तो b पूछा है तो b बराबर ये इधर आ जाएगा -45। ये आपका आंसर है, -45 आएगा। ये ध्यान रखना, आंसर है ना, 45 नहीं करना है आपको। समझ आ गया ना, -45 आपका आंसर हो गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि x बराबर 2 होने पर 5 + x, 2x + 7, 6x + 9 और y समानुपात है तो y का मान क्या होगा। तो इसमें x बराबर 2 की वैल्यू रखूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, 7, 2 रखा 4 और 7 11, 6x में रखा तो 6 × 2 12 और 9 21, फिर y दे रखा है। अब देखिए ये आपको अनुपात है ये। ठीक है। अब आपसे क्या बोला है कि समानुपात क्या होगा। समानुपात का मतलब क्या होता है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा क्या होता है, बराबर होता है। 7y बराबर 11 × 21, 7 यहाँ से नीचे आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया आपको, 33 आ गया। यही आपका आंसर है। समझ में आ गई, 33 आपका आंसर रहेगा। समानुपात वाला रूल तो पता ही है आपको कि बीच की दो संख्याओं का गुणा पहली और चौथी संख्याओं का गुणा के बराबर होता है। समझ में आ गया ना। बड़े अगले प्रश्न की ओर। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की ओर है। रमन एक साड़ी को 11 दिनों में, सोहन 20 दिनों में और मोहन 20 दिनों में और सोहन 55 दिनों में पेंट कर सकता है। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, ठीक है, यदि कार्य पूरा होने पर तक प्रत्येक विषम दिन मोहन रमन की सहायता करता है और प्रत्येक सम दिन सोहन रमन की सहायता करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं रमन, मोहन और सोहन। लिखिए भाई क्या होगा, 11, 20 और 55। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा आपका 220। ये कितना हो गया, 20 बार हो गया, ये 11 बार हो गया और ये 4 बार हो गया। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक विषम दिन, विषम दिन तो क्या करता है, मोहन मदद करता है और सम दिन सोहन मदद करता है। तो पहला दिन है, पहला दिन विषम होता है और दूसरा दिन सम होता है। तो पहला दिन तो 20 और 11 31 काम होएगा। ठीक है। और दूसरे दिन 20 और 4 24 काम होएगा। यानी कि 2 दिनों में काम कितना हो गया, 5 55, यानी कि 2 दिनों में काम हो गया अपना 55 काम हो गया। सही बात है। हमारा काम कितना है टोटल, 220 है। 220 में 55 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार गया। तो 4 2 दिन में जब 55 कर रहा है तो 4 × 2, ठीक, 8 दिन में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका आंसर है, 8 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। ये एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना भी आपको आता ही होगा। ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की ओर। इस टाइप से हमने कैलकुलेशन ये सॉल्व कर दी। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है। समझ में आ गया। बड़े अगले प्रश्न की ओर। वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसके मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च करने की उसने स्कूटर को 2200 रुपये में के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो मरम्मत पर उसने कितना खर्चा किया था। देखिए
स्कूटर बेचने पर 2200 रुपये का लाभ हुआ। 2200 रुपये किसके बराबर है? 20% के बराबर। तो 20% बराबर हो गया 2200। तो यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं। पहला तो काम ये करेंगे, 110 यानी कि 11,000 रुपये आपका मूलधन, मतलब मूल जो स्कूटर का है मरम्मत के साथ में आ गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है क्रय मूल्य का 10% उसने मरम्मत करा। तो क्रय मूल्य हमारा मान लो 100x है और 10x इसकी मरम्मत रहेगी। क्यों? 10%। तो 110x की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 11,000 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 10x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने पूछा हुआ है क्या? मरम्मत का पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11,000 बटा 110, x बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। आपसे पूछा है 10x की वैल्यू, तो 10 गुणा 100, 1,000। तो आपकी स्कूटर की जो मरम्मत पे खर्चा कितना लग गया? 1,000 रुपये का खर्चा लग गया। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया। हमने क्या किया, 20% है, 20% की वैल्यू आपको 2200 दे रखी है। तो यहाँ से हमने 100% की वैल्यू निकाल ली, जो कि 11,000 आ गई। 11,000 क्या है? जो क्रय मूल्य है और मरम्मत पे जो खर्चा है वो। क्रय मूल्य 100x है, 10x उसका मरम्मत का खर्चा हो गया, तो एक टोटल हो गया 110x। अब जो 110x है वो 11,000 के बराबर है, तो x यहाँ से निकल जाएगा 100 के बराबर। और आपसे पूछा है मरम्मत का, मरम्मत 10x है। ठीक है, तो ये 10 गुणा 100, 1,000 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। राम की आयु 55 वर्ष और श्याम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु को 3 गुनी थी? अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन एलिमिनेशन से करें तो ज़्यादा बेस्ट है। आज 55 है, ये 25 है, 3 गुना कब होगी? 7 कम करेंगे, 7 वर्ष पहले देखें तो 7 कम करेंगे तो ये तो हो गया 48, इधर करेंगे तो 18 नहीं बैठेगा। 10 कम करें कितना हो गया? 45, इधर 10 कम करें कितना हो गया? 15। यहाँ से 3 गुना है, 15 थी 45, बस आपका यही आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन से करें तो ज़्यादा बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। समझ में आया ना? और अगर आप इसको बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से मैं आपको अभी बता देता हूँ। बेसिक से क्या रहेगा कि देखिए 55 माइनस एक्स, कोई भी नंबर कम होगा, बराबर 25 माइनस एक्स। ये इसका क्या रहेगा? 3 गुना रहेगा। ये बोला है भाई एक्स क्या है? वो एक कांस्टेंट नंबर है, जो यानी कि कितने वर्ष पहले कांस्टेंट नंबर है जो दोनों में से माइनस होगा। तो 55 माइनस एक्स बराबर 25 75 माइनस 3x। एक्स इधर आ गया, 2x बच गया, बराबर ये 55 इधर गया, 20 हो गया। एक्स बराबर क्या आ गया आपका? 10 आ गया। तो 10 वर्ष आपका आंसर है। ये आपका थोड़ा सा बेसिक से हो गया एक्स मान के, और हमने ऑप्शंस एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया। दोनों टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया आपका 10 वर्ष पहले इन दोनों की जो राम की आयु है श्याम की आयु से 3 गुना होगी। समझ में आ गया ना? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 18.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाता है। पेंट करने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब घनाभ है, घनाभ को पेंट करेंगे तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब चारों छहों साइड से विमाएँ हैं, घनाभ की विमा यानी कि साइड होती है 6 साइड पे पेंट कर दिया तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH। LB क्या? तो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, यही होता है। अब देखिए भाई यहाँ पे वैल्यू रख ली सीधा 18.5 गुणा 12.5 प्लस, अब देखिए बी को इससे किया तो 12.5 गुणा 10 क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 125 लिख सकते हैं। और 18.5 गुणा 10 क्या कर सकते हैं? 185 लिख सकते हैं। इसको 2 से गुणा करना, आपको मेन चीज़ है इसको मल्टीप्लाई करना। तो इसको कर लो, 185 गुणा 125 कर लेते हैं। पॉइंट के जो हैं वो एक साथ ही लगा देंगे। 55 25, 2 8 5 40 और 2 42, हासिल 4, 5 और 4 9 गुणा 5 दूनी 10, 16 और 1 17, 1 2 और 1
3 और ये हो गया 185। 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 12 9 21 1 11 1 12 अरे 2 तो 221.25 आ गया। कितना आ गया ये 221.25 प्लस 125 प्लस 185। इसको सबको जोड़ के और 2 से गुणा करना है। 221.25 आ गया। इधर क्या है 125 और 185, 125 और 185 क्या होता है, जोड़ लो भाई फटाफट से। 10 1 11 और ये 310 और ये 221.25 1 3 5 531.25 आपका। ये अपने 31 नहीं होगा, सॉरी 21 नहीं होगा, 31 होगा, है ना। ठीक है, ये कितना हो गया 4 हो गया। तो 541.25 इसको 2 से गुणा करना है हमने, क्योंकि देखिए ये क्या है 9 और 7 16 और 5 21, 2 है आंसर में। ठीक है, मैं ये 1 देख लिया था, 2 है। 8 और 3 11 और 2 13। ठीक है, इसको करो 0.5 2 8 10 1082.5 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें बस एक मेन ये है थोड़ा, ये मल्टीप्लिकेशन का है, बाकी आपका पूरा आसान था। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला देखो, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, भुजा स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर भुजा है तो √3/4 गुणा 14 गुणा 14, ये 2 से 2 बार, ये 7 बार, 7 से 7 बार, 2 से 7 बार। ठीक है, 7 7 49 √3 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। सीधा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर दिया है। समझ में आ गया ना। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि संख्या 8 3 2 5 2 7 6 9 के प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है, तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं सबसे पहले बताया आपको कि ये जो नंबर है इनको फटाफट अपने एक जो पेपर शीट दी जाएगी आपको उस पर लिख दो। विषम में से 2 घटा दो, 1 3 5 7, सम में 1 जोड़ दो, 9 3 3 और 7। अब ये बोल रहा है नई संख्या में कितने अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आए। 3 कितनी बार आया, 3 आया है भाई, और 1 5 आया, कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए ऐसे। एक तो 3 है और एक 5 है जो 1 से अधिक बार आए हैं। बस यही आपका आंसर है। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 434 है। एक संख्या आपको 14 दे रखी, दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या या पहली संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैं से दे रखा होता है, मैं से गुणा ले से, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, ये बराबर होते हैं फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। अब ले से दे रखा आपको 7 गुणा 434 बराबर पहली संख्या दे रखी आपको 14 और सेकंड हमको दे नहीं रखी, तो हमने x मान लिया, सेकंड का सेकंड छोड़ दो, ये इसके नीचे आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये लो, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 से 2 बार, 2 से ये 2 1 7 217। तो दूसरी संख्या क्या हो गई आपकी 217 हो गई, यही आपका आंसर है। 217 ऑप्शन नहीं दे रखा क्या, 207 नहीं है, इसको 217 कर लो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना कि मैं से गुणा ले से बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। बड़े अगले प्रश्न के 217 आंसर है इसका। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बड़े अगले प्रश्न। एक दुकानदार किसी वस्तु को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो उसका लाभ 6% हो जाता है। पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या। अब देखो 14% माइनस पे था, 6% लाभ पे आ गया, यानी कि टोटल 20% का डिफरेंस हो गया। वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो आप पुस्तक का विक्रय मूल्य चाहिए तो 20% बराबर 100 है, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा 100/20 गुणा 100।
कितनी बार कट गया? 5 बार। 5 गुणा 100, 500। तो यही आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया ना? 14 माइनस में था, कोई आदमी यहाँ माइनस, ये एक नंबर है कॉमन, यहाँ से 14 माइनस में था, अब ये +6 में आ गया, तो कितना बढ़ गया? 20% दे ही रखा है आपको, 20% दे रखा, बढ़ गया कितना? किसके बराबर की वजह से? 100 रुपये की वजह से। तो ये 100 के बराबर हो गया, तो डायरेक्ट हमने वैल्यू निकाल ली। समझ में आ गई ना? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अवश्य ही देखने को मिलेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, यानी कि ये जो हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को अवश्य ही करिएगा आप, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। बढ़े अगले प्रश्न का। एक व्यक्ति ने 75,000 रुपये की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की। 6 वर्ष के बाद में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा? अब इसने मिश्र धन पूछा है, तो सीधा सीधा हम पहले ब्याज निकाल लेते हैं। 7.5 75,000 गुणा 75, यानी कि 7.5 बटा 100 गुणा 6, यही है फॉर्मूला। 1 0 हटाई, ये कर दी, 3 0 से 3 0 काट दी। अब 75 गुणा 6, यही आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो 75 गुणा 75 कर लीजिए आप। ठीक है, 50 25, 7 5 35 और 2 35 गुणा 7 5 35, 3 49 और 3 52, 5 7 5 12, 1 5 और 1 6 56। तो 75 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि वर्ग क्या होता है? 5625 होता है। अब इसको 6 से गुणा और करना है, 6 से और करिए, 6 5 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 36 और 1 37, 3 30 और 3 33। तो 33,750 रुपये इसका क्या हो गया? ब्याज हो गया। ठीक है, हमसे पूछा है, अगर ब्याज पूछ लेता तो यही आपका आंसर हो जाता। हमसे पूछा गया है यहाँ मिश्र धन, तो 75,000 मूलधन प्लस ब्याज जोड़ेंगे तो आपका क्या जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा 33,750। 750 8 10 108 750, 1,08,750 आपका क्या हो गया? मिश्र धन हो गया, और यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। मोहन और सोहन एक कार्य को 8 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें मोहन पहले दिन कार्य करता है। दोनों इस कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे? तो देखिए भाई, मोहन और सोहन 8 दिन 12 दिन, यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, 24 आ जाएगा। एक दिन में 3 करेगा, एक दिन में 2 करेगा। पहले दिन मोहन काम करता है, अगले दिन काम करता है सोहन काम करता है। ठीक है, तो 2 दिन में काम कितना होगा हमारा? 5 होगा। 5 से यहाँ भाग देंगे, कितनी बार? 4 बार तो पूरा पूरा गया। अब काम बच गया एक, तो 4 बच गया। तो पहले दिन कौन करेगा? 3 करेगा, अगले दिन 1 होगा। ठीक है, अब देखिए 4 दूनी 8 दिन तो ये पूरे पूरे हो गए। अगला दिन 3 और 1, यानी कि टोटल 4 काम बच रहा है। तो 3 काम कौन करेगा? मोहन करेगा, तो एक दिन ये बढ़ गया। और एक काम बच रहा है, लेकिन काम करने की क्षमता कितनी है? 2 है, 2 की है। तो एक काम को करने में कितना दिन लगेगा? आधा दिन लगेगा। तो 9.8 रिक 9.5, 9.5 दिनों में आपके काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं एक बार और तरीके से आपको समझा देता हूँ। हमने क्या किया है, देखिए 9.5 तो आपका आंसर आ गया। हमने क्या किया है कि आपका एलसीएम ले लिया, यहाँ से 24 आ गया। ठीक है, पहले दिन मोहन करता है 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, इस हिसाब से चलेगा आपका सिस्टम। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो रहा है? 2 दिन में 5 काम हो रहा है, 5 से भाग दिया, कितनी बार गया है? पूरा हमारा काम गया, भाग गया पूरा 4 बार गया। तो 2 दिन में 5 हो रहा था, तो 4 कितने दिन में जाएगा? 8 में जाएगा। ठीक है, अब बच कितना गया? 4 में गया तो 20 बार गया, 4 काम बच गया। ठीक है, अब 4 को, पहला नंबर किसका था? मोहन का था, तो मोहन कितना करेगा? 1 करेगा। एक दिन में 3 काम हो गया, अब भी 1 काम बच गया। अब एक काम को कौन करेगा? सोहन करेगा। तो एक काम को सोहन करेगा तो कितने दिन में कर देगा? आधे दिन में कर देगा, 0.5, 8 रिक 9.5 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह आगे
और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटे की में तय की गई दूरी क्या थी। देखिए भाई, औसत चाल क्या होती है कि जितना हमने समय लिया वो, और जितना हमने टोटल दूरी तय की उसका वैल्यू। जैसे कि मैं आपको बता दूं, औसत चाल निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। एक तो हमें यदि कुल दूरी दे रखी हो तो कुल दूरी बटा कुल समय, इससे औसत चाल निकल जाएगी। एक औसत चाल का फॉर्मूला होता है कि यदि आपको दूरी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी हो तो क्या होता है, 2xy/x+y। ये जो फॉर्मूला है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं। इसमें x क्या है, कोई पहली दूरी जो चाल जो दे रखी हो वो, और जो दूसरी चाल दे रखी हो वो। ठीक है, ये इस फॉर्मूले पे बेस आपको क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मिलते रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है हमने, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देख लेते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको 3 घंटे में 80 किलोमीटर और 2 घंटे और चलता है, यानी कि कुल क्या हो गया, 30 किलोमीटर की औसत चाल दे दी। कुल दूरी आपकी हो गई 80 + x बटा समय क्या हो गया 3 और 2 5 घंटे। तो क्रॉस करा 150 के बराबर हो गया, ये 80 + x 150 हो गया, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। उसने ये पूछा है कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक, अब यहाँ ये पूछ ले कि जो 2 घंटे में जो तय की गई दूरी है उसकी चाल क्या होगी, तो 70/2 कर देंगे। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो यात्रा करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अरुण की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुण से 8 वर्ष कम है। यदि अरुण की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुण की वर्तमान, अब ये तो सीधा सीधा है कि 18 वर्ष की आयु अभी इसकी है, 8 वर्ष छोटी है, तो टोटल अरुण जो है कितने साल का हो गया, 26 साल का हो गया। बस यही आंसर पूछा हुआ है आपसे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ये देख लीजिएगा। ठीक, ये नहीं है कि मैंने कुछ बना दिया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, बढ़े अगले प्रश्न का। यदि x/y बराबर 3/2 है तो x² + y² x² - y² का मान क्या होगा। तो x/y बराबर 3/2 दे दिया, तो x² y² x² - y² क्या होगा। x की वैल्यू क्या है 3 है, तो 9 + 2 का क्या है 4/9 - 4 13/5 13/5 आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट ये जो वैल्यू दे रखी थी इस इक्वेशन में आपको पुट करनी थी और कुछ नहीं करना था इसमें। समझ में आ गया ना। 13/5 आपका आंसर हो। बढ़े अगले प्रश्न की। शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु क्या होगी। देखिए भाई, 5 वर्ष बाद 40 हो जाएगी, तो आज कितनी है शांति की आयु। शांति की आयु आज हो गई अपनी 35 साल हो गई। अब वर्तमान आयु का आपको दे रखा है क्या, रेशियो दे रखा है, तो 7 का मतलब क्या है 35 है, तो 7x का मतलब हो गया 35, तो x का मतलब क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से कीर्ति की वर्तमान आयु क्या हो गई, कीर्ति की हो गई x का मतलब 5 है, तो 3x का मतलब क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद पूछ रहा है ये कीर्ति की आयु, तो 15 + 5 यानी कि 20 वर्ष की कीर्ति हो जाएगी। 5 वर्ष बाद में कीर्ति की आयु क्या हो जाएगी 20 वर्ष। अगर आपसे वर्तमान आयु पूछते कीर्ति की तो 15 वर्ष। ठीक है, यदि आपसे शांति की वर्तमान आयु पूछते तो 35 वर्ष, जो कि इजी थी, पर फिर भी मतलब इसमें अपने 3-4 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये 5 वर्ष की जगह पे यहाँ पे ये पूछ सकता है कि 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद क्या होगी। ठीक है, तो वो जो चेंजमेंट है आपका बेसिक ये सेट हो गया है, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे वो सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया। 20 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी 5 वर्ष बाद। बड़े अगले प्रश्न की ओर। यदि A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 3:4 है तो A/B/C क्या होगा। तो देखिए 2:3
और 3:4 ये दे रखा है। अब वैसे तो क्या है, इसको करने का एक तरीका है सीधा सीधा कि 3 गुणा 2 6, 3 तिया 9 और 4 ती 12, ये कटेगा वापस 3 से, 2 3 और ये 4। ठीक, तो 2:3:4 ये तो हो गया आपका आंसर। अब इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है? तरीका है कि जब आपको बी कॉमन दे रखा हो, यानी कि बी एक ही नंबर दे रखा हो ना, तो डायरेक्ट अनुपात आता है सीधा। कैसे? कि 2:, बी का यहाँ भी 3 दे रखा है और यहाँ भी 3 दे रखा है, तो बी तो 3 ही रहेगा और सी आपको 4 दे रखा है, तो 2:3:4। ये क्वेश्चन देखते ही अपना सॉल्व हो जाना चाहिए था। पर क्या ये बेसिक से थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि हम बेसिक से कैसे अनुपात और समानुपात को निकालते हैं। तो 2:3:4 इसका आंसर हो गया। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट हो जाती है। फिर मिलते हैं हम नए टेस्ट के साथ में कल। ठीक है, तो जो भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य साथियों साथ जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में या एग्ज़ाम जब देंगे आप तो आपको वहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना? चलो, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।